हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विद्युत के पिछले अध्याय में हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था। विद्युत धारा के अन्य प्रभाव क्या हो सकते हैं? हम जानते हैं कि विद्युत धारावाही तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इस तथ्य का पुनः अवलोकन करने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 13.1 तांबे का एक सीधा मोटा तार लीजिए तथा इसे चित्र 13.1 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं x तथा y के बीच रखिए। तार x y कागज की सतह के लंबवत रखा है। इस तांबे के तार के निकट क्षैतिज रूप में एक छोटी दिक्सूचक रखिए। इसकी सुई की स्थिति नोट कीजिए। प्लग में कुंजी लगाकर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित कराइए। दिक्सूचक सुई की स्थिति में परिवर्तन का प्रेक्षण कीजिए। हम देखते हैं कि सुई विक्षेपित हो जाती है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका यह अर्थ है कि तांबे के तार से प्रभावित विद्युत धारा ने एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित है। हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट 1770 से 1851 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट ने वैद्युत चुंबकत्व को समझने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। सन 1820 में उन्होंने अकस्मात यह खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर पास में रखी दिक्सूची में विक्षेप उत्पन्न हुआ। अपने प्रेक्षणों के आधार पर ऑस्ट्रेट ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। उनके अनुसंधान ने आगे जाकर नई नई प्रौद्योगिकियों जैसे रेडियो, टेलीविज़न, तंतु प्रकाशिकी आदि का सृजन किया। उन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्ट्रेट रखा गया है। तब गतिमान चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव की उत्क्रमित संभावना के विषय में आप क्या कह सकते हैं? इस अध्याय में हम चुंबकीय क्षेत्रों तथा इसी प्रकार के विद्युत चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। हम विद्युत चुंबकों तथा विद्युत मोटरों के विषय में भी अध्ययन करेंगे, जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। इसके साथ ही हम विद्युत जनित्र के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, जो गतिमान चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव पर आधारित है। 13.1 चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। हम इस तथ्य से भली भांति परिचित है कि किसी छड़ चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। वास्तव में दिक्सूचक की सुई एक छोटा छड़ चुंबक ही होती है। किसी दिक्सूचक की सुई के दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरमुखी ध्रुव तथा उत्तर ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणोमुखी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। विविध क्रियाकलापों के द्वारा हमने यह प्रेक्षण किया है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में परस्पर आकर्षण होता है। क्रियाकलाप 13.2 किसी चिपचिपे पदार्थ का उपयोग करके ड्राइंग बोर्ड पर एक सफ़ेद कागज़ लगाइए। इसके बीचों बीच एक छड़ चुंबक रखिए। छड़ चुंबक के चारों ओर एक समान रूप से कुछ लोह चूर्ण छितराइए। इस कार्य के लिए नमक छितरावक का उपयोग किया जा सकता है। अब बोर्ड को धीरे से थपथपाइए। आप क्या प्रेषण करते हैं? लोह चूर्ण स्वयं को चित्र 13.2 में दर्शाए गए पैटर्न में व्यवस्थित कर लेता है। लोह चूर्ण इस प्रकार के पैटर्न में क्यों व्यवस्थित होता है? यह पैटर्न क्या निर्देशित करता है? चुंबक अपने चारों ओर के क्षेत्र में अपना प्रभाव आरोपित करता है, अतः लोह चूर्ण एक बल का अनुभव करता है। इसी बल के कारण लोह चूर्ण इस प्रकार के पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का समसूचन किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह रेखाएं जिनके अनुदिश लोह चूर्ण स्वयं संरेखित होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करती है। या किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र
रेखाएं प्राप्त करने के अन्य कोई उपाय भी है? वास्तव में आप स्वयं किसी क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं। क्रियाकलाप 13.3 एक क्षण चुंबक तथा एक छोटी दिक्सूची लीजिए। किसी जो चिपचिपे पदार्थ से ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाए गए सफ़ेद कागज़ के बीचों बीच इस चुंबक को रखिए। चुंबक को सीमा रेखा अंकित कीजिए। जो चुंबकीय उसकी सीमा रेखा अंकित करनी है। दिक्सूची को चुंबक के उत्तर ध्रुव के निकट ले जाइए। यह कैसे व्यवहार करता है? दिक्सूची का दक्षिण ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव की ओर संकेत करता है। दिक्सूची का उत्तर ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव से दूर की ओर संकेत करता है। दिक्सूची के दोनों सिरों की स्थितियां नुकीली पेंसिल से अंकित कीजिए। अब दिक्सूची को इस प्रकार रखिए कि इसका दक्षिण ध्रुव उस स्थिति पर आ जाए जहां पहले उत्तर ध्रुव की स्थिति को अंकित किया था। उत्तर ध्रुव की इस नई स्थिति को अंकित कीजिए। चित्र 13.3 में दर्शाए अनुसार चुंबक के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने तक इस क्रिया को दोहराते जाइए। अब कागज पर अंकित बिंदुओं पर इस प्रकार मिलाइए कि एक निष्कोण वक्र प्राप्त हो जाए। यह वक्र एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा को निरूपित करता है। उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराइए, जितनी संभव हो सके क्षेत्र रेखाएं खींचिए। आपको चित्र 13.4 में दर्शाए जैसा पैटर्न प्राप्त होगा। ये रेखाएं चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गमन करते समय दिक्सूची के विक्षेप का परीक्षण कीजिए। चुंबक के ध्रुवों के निकट जाने पर सुई के विक्षेप में वृद्धि होती जाती है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूची का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। इसीलिए परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। चित्र 13.4 में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर अंकित तीर के निशानों पर ध्यान दीजिए। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र होती है। चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। अर्थात वहाँ पर विद्यमान किसी अन्य चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधिक बल कार्य करेगा। चित्र 13.4 देखिए। दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि वे ऐसा करें तो इसका यह अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं हो सकता। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्रियाकलाप 13.1 में हमने यह देखा कि किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रभावित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए आइए हम इसी क्रियाकलाप को नीचे दिए गए ढंग से करते हैं। क्रियाकलाप 13.4 एक लंबा सीधा तांबे का तार 1.5 वोल्ट के दो या तीन सेल तथा एक प्लग कुंजी लीजिए। इन सबको चित्र 13.5 ए में दर्शाए अनुसार श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। सीधे तार को दिक्सूची के ऊपर उसकी सुई के समांतर रखिए। अब प्लग में कुंजी लगाकर परिपथ को पूरा कीजिए। सुई के उत्तर ध्रुव के विक्षेप की दिशा नोट कीजिए। यदि विद्युत धारा चित्र 13.5 ए में दर्शाए अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित हो रही है तो दिक्सूची का उत्तर ध्रुव पूर्व की ओर विक्षेपित होगा। चित्र 13.5 बी में दर्शाए अनुसार परिपथ में जुड़े सेलों के संयोजनों को प्रतिस्थापित कीजिए। इसके परिणाम स्वरूप तांबे के तार में विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा में परिवर्तन होगा, अर्थात विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी। दिक्सूची के विक्षेप की दिशा में परिवर्तन का प्रेक्षण कीजिए। आप यह देखेंगे कि अब सुई विपरीत दिशा में अर्थात पश्चिम की ओर विक्षेपित होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उत्क्रमित हो गई है। 13.2.1 सीधे चालक से विद्युत धारा प्रभावित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी चालक
से विद्युत धारा प्रभावित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसा निर्धारित होता है? क्या यह पैटर्न चालक की आकृति पर निर्भर करता है? इसकी जांच हम एक क्रियाकलाप द्वारा करेंगे। पहले हम किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न पर विचार करेंगे। क्रियाकलाप 13.51 12 वोल्ट की बैटरी, एक परिवर्ती प्रतिरोध धारा नियंत्रक, 0 से 5 एम्पीयर परिसर का एमीटर, एक प्लग कुंजी तथा एक लंबा मोटा सीधा तांबे का तार लीजिए। एक आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेकर उसके बीचों बीच कार्डबोर्ड के तल के अभिलंबतः इस मोटे तार को प्रविष्ट करवाइए। यह सावधानी रखिए कि कार्डबोर्ड तार में स्थिर रहे, ऊपर नीचे हिले डुले नहीं। चित्र 13.6 में दर्शाए अनुसार तांबे के तार को ऊर्ध्वाधर बिंदुओं x तथा y के बीच श्रेणी क्रम में बैटरी, एमीटर, धारा नियंत्रक तथा प्लग कुंजी से संयोजित कीजिए। तार के चारों ओर कार्डबोर्ड पर कुछ लौह चूर्ण एक समान रूप से चित्राइए। इसके लिए आप नमक चित्रावक का उपयोग भी कर सकते हैं। धारा नियंत्रक के परिवर्तन को किसी एक नियत स्थिति पर रखिए तथा एमीटर में विद्युत धारा का पाठ्यांक नोट कीजिए। कुंजी लगाकर परिपथ बंद कीजिए ताकि तांबे के तार से विद्युत धारा प्रभावित हो। यह सुनिश्चित कीजिए कि बिंदुओं x तथा y के बीच में लगा तांबे का तार ऊर्ध्वाधरत सीधा रहे। कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ बार थपथपाइए। लौह चूर्ण के पैटर्न का परीक्षण कीजिए। आप यह देखेंगे कि लौह चूर्ण संरेखित होकर तार के चारों ओर संकेंद्री वृत्तों के रूप में व्यवस्थित होकर एक वृत्ताकार पैटर्न बनाता है, जैसा कि चित्र 13.6 में दिखाया गया है। ये सकेंद्री वृत्त क्या निरूपित करते हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करते हैं। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करें? वृत्त के किसी बिंदु जैसे P पर दिक्सूची रखिए। सुई की दिशा का प्रेक्षण कीजिए। दिक्सूची का उत्तर ध्रुव बिंदु विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बताता है। इस दिशा को तीर द्वारा दर्शाइए। यदि सीधे तार में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित कर दिया जाए तो क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी उत्क्रमित हो जाएगी? इसका परीक्षण कीजिए। यदि तांबे के तार में प्रभावित विद्युत धारा के परिमाण को परिवर्तित कर दे तो किसी दिए गए बिंदु पर रखे दिक्सूची के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसे देखने के लिए तार में विद्युत धारा को परिवर्तित कीजिए। हम यह पाते हैं कि सुई के विक्षेप में भी परिवर्तन होता है। वास्तव में जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो विक्षेप में भी वृद्धि होती है। इससे यह निर्दिष्ट होता है कि जैसे जैसे तार में प्रभावित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि हो जाती है। यदि तांबे के तार में प्रभावित विद्युत धारा तो वही रहती है, परंतु दिक्सूची तांबे के तार से दूर चला जाता है, तब दिक्सूची के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसे देखने के लिए हम दिक्सूची को चालक तार से दूर स्थित किसी बिंदु जैसे Q पर रख देते हैं। आप क्या परिवर्तन देखते हैं? हम यह देखते हैं कि दिक्सूची का विक्षेप घट जाता है। इस प्रकार किसी चालक से प्रभावित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। चित्र 13.6 से यह देखा जा सकता है कि जैसे जैसे विद्युत धारावाही सीधे चालक तार से दूर हटते जाते हैं, उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सकेंद्री वृत्तों का साइज बड़ा हो जाता है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का एक सुगम उपाय नीचे दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को संकेत करते हैं और आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी, जैसा कि चित्र 13.7 में दर्शाया गया है। इसे दक्षिण हस्त दाएं हाथ अंगुष्ठ नियम कहते हैं। उदाहरण 13.1 किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन पावर लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। इसके ठीक नीचे किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? इसे मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम भी कहते हैं। यदि हम यह विचार करें कि हम किसी कॉर्कस्क्रू को विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं तो कॉर्कस्क्रू के घूर्णन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है।
हल। विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुश नियम को लागू करने पर, पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के ऊपर या नीचे किसी भी बिंदु पर तार के लंबवत तल में दक्षिणावर्त होगी। इसी प्रकार से तार के पश्चिम सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामावर्त होगी। 13.2.3 विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब तक हमने किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न देखा है। मान लीजिए इस तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पाश लूप बनाया जाता है और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तब इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा प्रतीत होता है। हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पाश के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सकेंद्री वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होता जाता है। जैसे ही हम वृत्ताकार पाश के केंद्र पर पहुंचते हैं, इन वृहत वृत्तों के चाप सरल रेखाओं जैसे प्रतीत होने लगते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती है। दक्षिण हस्त अंगुश नियम को लागू करके इस बात की आसानी से जांच की जा सकती है कि तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है तथा पाश के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती है। हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही तार के कारण किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित बिंदु धारा पर अनुलोमतः निर्भर करता है। अतः यदि हमारे पास n फेरों की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होगा। इसका कारण यह है कि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान है, अतः व्यष्टिगत फेरों के चुंबकीय क्षेत्र संयोजित हो जाते हैं। क्रियाकलाप 13.6 एक ऐसा आयताकार कार्डबोर्ड लीजिए जिसमें 2 छिद्र हो। एक ऐसी वृत्ताकार कुंडली लीजिए जिसमें फेरों की संख्या काफ़ी अधिक हो। उसे कार्डबोर्ड के तल के अभिलंबवतः लगाया गया हो। चित्र 13.9 में दर्शाए अनुसार कुंडली के सिरों को श्रेणीक्रम में बैटरी, एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक से संयोजित कीजिए। कार्डबोर्ड पर लौह चूर्ण एक समान रूप से छितराइए। कुंजी लगाकर परिपथ पूरा कीजिए। कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ बार थपथपाइए। कार्डबोर्ड पर जो पैटर्न बनता दिखाई दे उसका परीक्षण कीजिए। 13.2.4 परिनालिका में प्रभावित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न चित्र 13.10 में दर्शाया गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न की तुलना चित्र 13.4 में दर्शाए गए छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न से कीजिए। क्या ये एक जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है। यह निर्दिष्ट करता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। हमने यह सीखा है कि किसी चालक में प्रभावित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट रखे किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। किसी विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। क्रियाकलाप 13.7 एल्यूमीनियम की एक छोटी छड़ लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी लीजिए। चित्र 13.12 में दर्शाए अनुसार एक छड़ को 2 संयोजन तारों द्वारा किसी स्टैंड से क्षैतिज
क्षैतिजतः लटकाइए। एक प्रबल नाल चुंबक इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि छड़ नाल चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में हो तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरीमुखी हो। ऐसा करने के लिए नाल चुंबक का उत्तर ध्रुव एल्यूमीनियम की छड़ के ऊर्ध्वाधरत नीचे तथा दक्षिण ध्रुव ऊर्ध्वाधरत ऊपर रखिए। चित्र 13.12 एल्यूमीनियम की छड़ को एक बैटरी, एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। एल्यूमीनियम छड़ में सिरे B से A की ओर विद्युत धारा प्रभावित कराइए। आप क्या देखते हैं? हम यह देखते हैं कि विद्युत धारा प्रभावित होते ही छड़ बाई दिशा में विस्थापित होता है। अब छड़ में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कीजिए और छड़ के विस्थापन की दिशा नोट कीजिए। अब यह दाईं ओर विस्थापित होती है। छड़ क्यों विस्थापित होती है? उपरोक्त क्रियाकलाप में छड़ के विस्थापन से हमें यह संकेत मिलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एल्यूमीनियम की विद्युत धारावाही छड़ पर एक बल आरोपित होता है, और यह भी संकेत मिलता है कि चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर यह बल की दिशा में उत्क्रमित हो जाती है। अब चुंबक के ध्रुवों को परस्पर बदलकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी कीजिए। एक बार पुनः यह दिखाई देता है कि विद्युत धारावाही छड़ पर आरोपित बल की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि छड़ में विस्थापन उस समय अधिकतम अथवा छड़ पर आरोपित बल का परिणाम उच्चतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। ऐसी स्थिति में चालक पर आरोपित बल की दिशा का पता हम एक सरल नियम द्वारा लगा सकते हैं। क्रियाकलाप 13.7 में हमने विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत रखकर विचार किया था। यह पाया गया कि चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों के लंबवत है। इन तीनों दिशाओं की व्याख्या एक सरल नियम, जैसे फ्लेमिंग का वाम हस्त बायां हाथ नियम कहते हैं, द्वारा की जा सकती है। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे को परस्पर लंबवत हो, जैसा चित्र 13.13 में दिखाया गया है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा तथा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। आगे कुछ अनुभागों में हम विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्रों के विषय में अध्ययन करेंगे। उदाहरण 13.2। चित्र 13.14 में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है? दाईं ओर, बाईं ओर, कागज के बाहर की ओर आते हुए, कागज में भीतर की ओर आते हुए। हल है इसका डी, कागज में भीतर की ओर जाते हुए। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा दोनों की दिशाओं के लंबवत होती है। याद कीजिए, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होती है, अतः आरोपित बल की दिशा कागज में भीतर की ओर जाते हुए है। औषध में चुंबकत्व। विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, यहाँ तक कि हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के अनुदिश गमन करने वाले दुर्बल आयन धाराएं भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो हमारी तंत्रिकाएं एक विद्युत आवेश का एक पेशी तक वहन करती है जिसका हमें उपयोग करना है। यह आवेग एक स्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये क्षेत्र अति दुर्बल होते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में उसके 1/4 भाग के बराबर है। मानव शरीर की दो मुख्य भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है, वे हृदय तथा मस्तिष्क है। शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। ऐसा एक विशेष तकनीक जिसे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI कहते हैं के उपयोग द्वारा किया जाता है। चिकित्सा निदान में इन प्रतिबिंबों का विश्लेषण सहायक होता है। इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान में चुंबक महत्वपूर्ण उपयोग है। विद्युत मोटर।
विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटरों, विद्युत मिश्रकों, वॉशिंग मशीनों, कंप्यूटर, MP3 प्लेयरों आदि में किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि विद्युत मोटर कैसे कार्य करती है? चित्र 13.15 में दर्शाए अनुसार विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। यह कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी होती है कि इसकी भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहे। कुंडली के दो सिरे विभक्त वलय के दो अर्धभागों P तथा Q से संयोजित होते हैं। इन अर्धभागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है तथा धुरी से जुड़ी होती है। P तथा Q के बाहरी चालक सिरे क्रमशः दो स्थिर चालक ब्रशों X तथा Y से संपर्क करते हैं। बैटरी से चलकर चालक ब्रश X से होते हुए विद्युत धारा कुंडली ABCD में प्रवेश करते हैं तथा चालक ब्रश वायु से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाते हैं। ध्यान दीजिए, कुंडली में विद्युत धारा इसकी भुजा AB तथा A से B की ओर तथा भुजा CD में C से D की ओर प्रभावित होती है। अतः AB तथा CD में विद्युत धारा की दिशाएं परस्पर विपरीत होती है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम अनुप्रयुक्त करने पर हम यह पाते हैं कि भुजा AB पर आरोपित बल इसे अधोमुखी धकेलता है, जबकि भुजा CD पर आरोपित बल इसे ऊपरमुखी धकेलता है। इस प्रकार किसी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र कुंडली तथा धुरी वामावर्त घूर्णन करती है। आधे घूर्ण में Q का संपर्क ब्रश X से होता है और P का संपर्क ब्रश Y से होता है। अतः कुंडली में विद्युत धारा उत्क्रमित होकर पथ DCBA के अनुदिश प्रभावित होती है। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव को उत्क्रमित कर देती है उसे दिक् परिवर्तक कहते हैं। विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाएं AB तथा CD पर आरोपित बलों की दिशाएं भी उत्क्रमित हो जाती है। इस प्रकार कुंडली की भुजा AB जो पहले अधोमुखी धकेली गई थी अब ऊपरमुखी धकेली होती है तथा कुंडली की भुजा CD जो पहले ऊपरमुखी धकेली गई अब अधोमुखी धकेली जाती है। अतः कुंडली तथा धुरी इसी दिशा में अब आधा घूर्ण और पूरा कर लेती है। प्रत्येक आधे घूर्ण के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम दोहराता रहता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली तथा धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है। व्यावसायिक मोटरों में एक स्थायी चुंबकों के स्थानों पर विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक होती है। तीन कुंडली नर्म लोह क्रोड पर लपेटी जाती है। वह नर्म लोह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाते हैं। इसे मोटर की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हमने यह पढ़ा है कि जब कोई विद्युत धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो वह चालक एक बल का अनुभव करता है। इस बल के कारण वह चालक गति करने लगता है। अब हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जिसमें कोई चालक किसी विद्युत चुंबकीय जब चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तथा किसी स्थिर चालक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है। इस स्थिति में क्या होगा, इसका सर्वप्रथम अध्ययन सन 1831 में माइकल फेराडे ने किया था। फेराडे की इस खोज ने कि किसी गतिशील चुंबक का प्रयोग किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, वैज्ञानिक क्षेत्र को एक नई दिशा प्रदान की। इस प्रभाव का अध्ययन करने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 13.8 अनेक फेरों वाली तार की एक कुंडली AB लीजिए। कुंडली के सिरों को किसी गैल्वेन मीटर से चित्र 13.16 में दर्शाए अनुसार संयोजित कीजिए। एक प्रबल छड़ चुंबक लीजिए तथा इसके उत्तर ध्रुव की कुंडली के सिरे B की ओर ले जाइए। क्या आप गैल्वेन मीटर की सुई में कोई परिवर्तन पाते हैं? गैल्वेन मीटर की सुई में क्षणिक विक्षेप होता है। मान लीजिए यह दाईं ओर है। यह कुंडली AB में विद्युत धारा की उपस्थिति का संकेत देता है। जैसे ही चुंबक की गति समाप्त होती है गैल्वेन मीटर में विक्षेप शून्य हो जाता है। अब चुंबक के उत्तर ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाइए। इस प्रकार गैल्वेन मीटर की सुई बाईं ओर विक्षेपित होती है, जो यह दर्शाता है कि अब परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा पहले के विपरीत है।
कुंडली के निकट किसी चुंबक को स्थिर अवस्था में इस प्रकार रखिए कि चुंबक का उत्तर ध्रुव कुंडली के सिरे बी की ओर हो। हम यह देखते हैं कि जैसे ही कुंडली को चुंबक के उत्तर ध्रुव की ओर ले जाते हैं, गैल्वेनोमीटर की सुई दाईं ओर विक्षेपित होती है। इसी प्रकार जब हम कुंडली को उत्तर ध्रुव से दूर हटाते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई बाईं ओर विक्षेपित होती है। जब कुंडली को चुंबक के सापेक्ष स्थिर रखते हैं तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य हो जाता है। इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? आप यह जांच कर सकते हैं कि यदि चुंबक के दक्षिण ध्रुव को कुंडली के बी सिरे की ओर गति कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण पहली स्थिति, जिसमें उत्तर ध्रुव का उपयोग किया गया था, के विपरीत होता है। जब कुंडली तथा चुंबक दोनों स्थिर होते हैं तब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं होता। अतः इस क्रियाकलाप से यह स्पष्ट है कि कुंडली के सापेक्ष चुंबक की गति एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करती है, जिसके कारण परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रभावित होती है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। यदि इससे प्रभावित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेतक शून्य पैमाने के मध्य में पर रहता है। यह अपने शून्य चिन्ह के या तो बाईं ओर या दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। यह विक्षेप विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। माइकल फेराडे 1791 से 1867। माइकल फेराडे एक प्रायोगिक भौतिक विज्ञानी थे। उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। अपने जीवन के आरंभिक काल में उन्होंने जेलसाजी की दुकान पर कार्य किया। फेराडे जेलसाजी के लिए दुकान पर आने वाली पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। इससे उनकी विज्ञान में रुचि उत्पन्न हो गई। उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक सर हम्फ्रे डेवी के सार्वजनिक व्याख्यान सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने सावधानीपूर्वक डेवी के व्याख्यानों के नोट तैयार किए और उन्हें सर डेवी के पास भेज दिया। शीघ्र ही उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट में डेवी की प्रयोगशाला में सहायक बना दिया। फेराडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोज की, जिनमें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत अपघटन के नियम सम्मिलित है। अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियां प्रदान करने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने इस प्रकार के सम्मानों को ठुकरा दिया। फेराडे को किसी भी सम्मान की तुलना में अपने वैज्ञानिक कार्यों से अधिक प्यार था। आइए हम अब क्रियाकलाप 13.8 में कुछ परिवर्तन करते हैं और गतिमान चुंबक को ऐसी विद्युत धारावाही कुंडली से प्रतिस्थापित करते हैं जिनमें विद्युत धारा के परिमाण को परिवर्तित किया जा सकता है। क्रियाकलाप 13.9। तांबे के तार की दो विभिन्न कुंडलियां लीजिए जिनमें फेरों की संख्या काफ़ी अधिक हो। इन कुंडलियों को चित्र 13.7 में दर्शाए अनुसार किसी विद्युत रोधी खोखले बेलन पर चढ़ाइए। आप मोटे कागज़ को भी खोखले बेलन के रूप में लपेटकर यह कार्य कर सकते हैं। कुंडली एक को, जिसमें फेरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, श्रेणी क्रम में बैटरी तथा प्लग कुंजी से संयोजित कीजिए। अन्य कुंडली 2 को भी चित्र 13.7 में दर्शाए अनुसार गैल्वेनोमीटर से संयोजित कीजिए। कुंजी को प्लग में लगाइए। गैल्वेनोमीटर का परीक्षण कीजिए। क्या इसकी सुई कोई विक्षेप दर्शाती है? आप यह देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की सुई तुरंत ही एक दिशा में तीव्र गति से विक्षेपित होकर उसी गति से शीघ्र वापस शून्य पर आ जाती है। यह कुंडली 2 में क्षणिक विद्युत धारा का उत्पन्न होना सूचित करता है। बैटरी से कुंडली 1 को वियोजित कीजिए। आप यह पाएंगे कि ऐसा करने पर कुंडली 2 में एक क्षणिक विद्युत धारा प्रभावित होती है, परंतु उसकी दिशा पहले से विपरीत होती है। इस क्रियाकलाप में हम यह परीक्षण करते हैं कि जैसे ही कुंडली 1 में विद्युत धारा स्थायी होती है, कुंडली 2 से संयोजित गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेपित नहीं दर्शाता। इनके परीक्षणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब भी कभी कुंडली 1 में प्रभावित विद्युत धारा के परिमाण में परिवर्तन होता है तो विद्युत धारा आरंभ अथवा समाप्त होती है तो कुंडली 2 में एक विभवांतर प्रेरित होता है। कुंडली 1 को प्राथमिक कुंडली तथा कुंडली 2 को द्वितीय कुंडली कहते हैं। जैसे ही प्रथम कुंडली में प्रभावित विद्युत धारा में परिवर्तन होता है, इससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार द्वितीय कुंडली के चारों ओर की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी परिवर्तित होती है। अतः द्वितीय कुंडली से संबंध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन ही उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने का कारण होता है। यह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। व्यवहार में हम किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को या तो उसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर तथा उसके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके उत्पन्न कर सकते हैं। अधिकांश परिस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गति कराकर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना अधिक सुविधाजनक होता है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र
क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम होती है। इस स्थिति में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम एक सरल नियम का उपयोग कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ के तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। हम इस सरल नियम को फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। 13.6 विद्युत जनित वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण की परिघटना पर आधारित जिन प्रयोगों का हमने ऊपर अध्ययन किया है उनमें प्रेरित विद्युत धारा का परिमाण प्राय बहुत कम होता है। इस सिद्धांत का उपयोग घरों तथा उद्योगों के लिए अत्यधिक परिमाण की विद्युत धारा उत्पन्न करने में भी किया जाता है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चित्र 13.19 में दर्शाए अनुसार विद्युत जनित्र में एक घूर्णी आयताकार कुंडली ABCD होती है जिसे किसी स्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। इस कुंडली के दो सिरे दो वलय R1 और R2 संयोजित होते हैं। दो स्थिर चालक ब्रशों B1 और B2 को पृथक पृथक रूप से क्रमशः वलय R1 और R2 पर दबाकर रखा जाता है। दोनों वलय R1 और R2 भीतर से दूरी से जुड़े होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित कुंडली को घूर्णन गति देने के लिए इसकी दूरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जा सकता है। दोनों ब्रशों के बाहरी सिरे बाहरी परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव को दर्शाने के गैल्वेनोमीटर से संयोजित होते हैं। जब दो वलयों से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर तथा भुजा CD नीचे की ओर स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। मान लीजिए कुंडली ABCD को चित्र 13.19 में दर्शाई व्यवस्था में दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। तब फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लागू करने पर इन भुजाओं में AB तथा CD दिशाओं के अनुदिश प्रेरित विद्युत धाराएं प्रभावित होने लगती है। इस प्रकार कुंडली में ABCD दिशा में प्रेरित विद्युत धारा प्रभावित होती है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक है, प्रत्येक फेरे में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा परस्पर संकलित होकर कुंडली में एक शक्तिशाली विद्युत धारा का निर्माण करती है। इसका तात्पर्य यह है कि बाह्य परिपथ में B2 से B1 की दिशा में विद्युत धारा प्रभावित होती है। अर्ध घूर्णन के पश्चात भुजा CD ऊपर की ओर तथा भुजा AB नीचे की ओर जाने लगती है। फलस्वरूप इन दोनों भुजाओं में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है और DCBA के अनुदिश नेट प्रेरित विद्युत धारा प्रभावित होती है। इस प्रकार अब बाह्य परिपथ में B1 से B2 की दिशा में विद्युत धारा प्रभावित होती है। अतः प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात क्रमिक रूप से इन भुजाओं में विद्युत धारा की ध्रुवता परिवर्तित होती रहती है। ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे प्रत्यावर्ती धारा, संक्षेप में AC कहते हैं। विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र AC जनित्र कहते हैं। दिष्ट धारा अर्थात DC जिनमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता, प्राप्त करने के लिए विभक्त वलय प्रकार के दिक् परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है। इस व्यवस्था के साथ एक ब्रश सदैव ही उस भुजा के संपर्क में रहता है जो चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर की ओर गति करती है, जबकि दूसरा ब्रश सदैव नीचे की ओर गति करने वाले भुजा के संपर्क में रहता है। हम विभक्त वलय दिक् परिवर्तक की कार्यप्रणाली विद्युत मोटर के अध्ययन में देख चुके हैं। इस प्रकार इस व्यवस्था के साथ एक दिशिक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार के जनित्र को दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा के बीच यह अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रभावित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती रहती है। आजकल जितने विद्युत शक्ति संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं उनमें से अधिकांश में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का उत्पादन होता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है, अर्थात यह इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। DC की तुलना में AC को एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ हम अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों, जिसे मेस भी कहते हैं, से प्राप्त करते हैं। यह मुख्य तार या तो धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों से हमारे घरों तक आते हैं। इस आपूर्ति के तारों में एक तार को जिस पर प्राय लाल विद्युतरोधी आवरण होता है विद्युतमय तार अथवा धनात्मक तार कहते हैं। अन्य तार को जिस पर काला आवरण होता है उदासीन तार अर्थात ऋणात्मक तार कहते हैं।
हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। घर में लगे मीटर बोर्ड में ये तार मुख्य फ्यूज से होते हुए एक विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। इन्हें मुख्य स्विच से होते हुए घर के लाइन तारों से संयोजित किया जाता है। यह तार घर के पृथक पृथक परिपथों में विद्युत आपूर्ति करते हैं। प्राय घरों में दो पृथक परिपथ होते हैं, एक 15 एम्पीयर विद्युत धारा अनुनाद के लिए, जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत संयंत्रों जैसे गीजर, वायु क्षितिज कूलर, एयर कूलर आदि के लिए किया जाता है। दूसरा विद्युत परिपथ 5 एम्पीयर विद्युत धारा अनुनाद के लिए होता है, जिसे बल्ब, पंखे आदि चलाए जाते हैं। भूसंपर्क तार, जिस पर प्राय हरा विद्युत रोधी आवरण होता है, घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होता है। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत संयंत्रों में सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। धातु के आवरणों से संयोजित भूसंपर्क तार विद्युत धारा के अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि संयंत्र की धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर इस संयंत्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा। फलस्वरूप इस संयंत्र को उपयोग करने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बचा रहता है। चित्र 13.20 में सामान्य घरेलू विद्युत परिपथों में से किसी एक परिपथ का व्यवस्था आरेख दर्शाया गया है। प्रत्येक पृथक विद्युत परिपथ में विद्युत तन्य तथा उदासीन तारों के बीच विभिन्न विद्युत संयंत्रों को संयोजित किया जा सकता है। प्रत्येक संयंत्र का अपना पृथक ऑन ऑफ स्विच होता है, ताकि इच्छानुसार उनमें विद्युत धारा प्रभावित कराई जा सके। सभी संयंत्रों को समान वोल्टता मिल सके, इसके लिए उन्हें परस्पर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। विद्युत परिपथ सभी घरेलू परिपथों का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। पिछले अध्याय अनुभाग 12.7 में देखें, हम विद्युत फ्यूज के सिद्धांत पर कार्यविधि के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ तथा संयंत्र को अतिभारण के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। जब विद्युत में तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो सकता है। यह तब होता है जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा संयंत्र में कोई दोष होता है। ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में विद्युत धारा का अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है। इसे लघु पतन कहते हैं। विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत परिपथ तथा विद्युत संयंत्र को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रभाव को समाप्त करके संभावित क्षति से बचाता है। फ्यूजों में होने वाला जूल तापन फ्यूज को पिघला देता है, जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है। आपूर्ति वोल्टता से दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि से भी कभी कभी अतिभारण हो सकता है। कभी कभी एक सॉकेट से बहुत से विद्युत संयंत्रों को संयोजित करने से भी अतिभारण हो सकता है। आपने क्या सीखा? दिक्सूची एक छोटा सूचक होता है। इसका एक सिरा तो उत्तर की ओर संकेत करता है, उत्तर ध्रुव कहलाता है, तथा दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर संकेत करता है, दक्षिण ध्रुव कहलाता है। किसी चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिससे उस चुंबक के बल का संसूचन किया जा सकता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र के निरूपण के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह पथ है जिसके अनुदिश कोई परिकल्पित स्वतंत्र उत्तर ध्रुव गमन करने की प्रवृत्ति रखता है। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर रखे उत्तर ध्रुव की गति की दिशा द्वारा दर्शाई जाती है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, वहाँ क्षेत्र रेखा एक दूसरे के निकट दिखाई जाती है। किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक सकेंद्री वृत्तों के रूप में होती है, जिनकी दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। विद्युत चुंबक में नरम लोह क्रोड होता है, जिसके चारों ओर विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली लिपटी हो रहती है। कोई विद्युत धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बल का अनुभव करता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा की दिशाएं परस्पर एक दूसरे के लंबवत है, तब चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों दिशाओं के लंबवत होती है, जिन्हें फ्लेमिंग के वामहस्त नियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एक ऐसी परिघटना है जिनमें किसी कुंडली में जो किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है, एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किसी चुंबक और उसके पास स्थित किसी कुंडली के बीच अपेक्षित गति के कारण
सकता है। यदि कुंडली किसी विद्युत धारावाही चालक के निकट रखी है, तब कुंडली के संबंध चुंबकीय क्षेत्र या तो चालक से प्रभावित विद्युत धारा में अंतर के कारण हो सकता है तथा चालक तथा कुंडली के बीच अपेक्षित गति के सकता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा प्राप्त की जाती है। विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है। हम अपने घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति 200 वोल्ट पर प्राप्त करते हैं, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। आपूर्ति का एक नया तार लाल विद्युत रोधन युक्त होता है, जिसे विद्युतमय तार कहते हैं। दूसरे पर काला विद्युत रोधन होता है, जिसे उदासीन तार कहते हैं। इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। तीसरा तार भू संपर्क तार होता है, जिस पर हरा विद्युत रोधन होता है। यह तार भूमि में गहराई पर दबी धातु की प्लेट से संयोजित होता है। भू संपर्कण एक सुरक्षा उपाय है जो यह सुनिश्चित कराता है कि सांद्रित के धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का कोई भी क्षरण होता है तो इस सांद्रित का उपयोग करने वाले व्यक्ति को गंभीर झटका न लगे। विद्युत परिपथ की लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति फ्यूज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।